सो यस गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपके क्या क्या कवर किया था आपको याद होना चाहिए। जो भी हम लोग पहले वाले लेक्चर में करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करते हैं। ये मेरा फंडा है, ये सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, मैम आप समरी पॉइंट्स पे चलो, समरी पॉइंट्स देखते हैं। कल मेरा कुछ वीडियो बीच में बैक रह गया था, सो मैंने वापस उसको मर्ज किया है इसमें, बट कुछ पॉइंट है यहाँ पे मैं वो आपको करा देती हूँ, ठीक है। माइक्रो माइक्रो कौन से वर्ड से आया हमने सीखा था गाइस, जल्दी एनर्जी चाहिए। माइक्रो कौन से वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड। उसको हम लोगों ने क्या किया था, सी को किससे डिनोट किया था, के से। माइक्रोज, माइक्रो कहाँ से आया, माइक्रोज। उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल या मिलियन पार्ट। वेरी गुड। मैक्रो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रो। एम सी के जगह पे क्या लगा दोगे, के लगा दोगे और एस लगा दोगे, जिसका मतलब क्या होता है, सॉरी, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। फिर नॉर्वेगन और रैग्नर फ्रिसिच, नॉर्वेगन रैग्नर फ्रिसिच जो कहाँ के थे, ऑस्लो यूनिवर्सिटी के। वो कौन से ईयर में, इन द ईयर 1933। उन्होंने दोनों वर्ड्स के बारे में बात किया, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो। वेरी गुड। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ऐसा हमको लगता था, बट जब हमने मैक्रो पढ़ा तो मैक्रो क्या बोलता है, मैं तो माइक्रो के भी पहले हूँ 16th और 17th सेंचुरी से। वेरी गुड। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स केम, इट्स ट्रेडिशनली ट्रेस्ड बाय, कौन से तीन लोगों ने किया, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, एडम स्मिथ। कम ऑन गाइस, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, एडम स्मिथ। ये तीन आदमी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखने मिलेंगे, बट जिसने उसको पॉपुलर किया वो डिफरेंट बंदा है। जिसने मोस्टली इसको पॉपुलर किया है उसका नाम क्या है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज पॉपुलर बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने उन्होंने पब्लिश किया किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल का सबसे फेवरेट नंबर क्या था गाइस, 8 9 10। हमने क्या कर दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और 10 लिख दिया। फिर उसके बाद में अदर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, लाइक अभी ये अदर्स इंपॉर्टेंट, ये तीनों तो तीनों दोनों जगह पे, इसको आप आपके आंसर में लिख सकते हो, बट डिफरेंस बिटवीन में आप ये नाम नहीं लिख सकते, तीनों ये डिफरेंट है। तो प्रोफेसर हिग्स, पिगियो, सैमुअल्सन, प्रोफेसर हिग्स, पिगियो, सैमुअल्सन, ये तीनों ने भी क्या किया, उनको उनके जो वर्क है माइक्रो इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में और हेल्प किया। ये हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सम अप कर पाओगे। देख लो, माइक्रो कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड से आया। माइक्रो को हम क्या बोलते हैं, तो स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट बोलते हैं। रैग्नर फिशिच ने दोनों भी वर्ड्स के बारे में बात किया, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल और हमने एडम स्मिथ, ये तीनों ने भी क्या किया, माइक्रो के बारे में बात की, मैक्रो के बारे में भी बात की। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन द ईयर 1890, उसमें उन्होंने क्या बात की है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया उन्होंने, राइट। एंड उसके बाद में अदर्स ने भी उन्हें कंट्रीब्यूट किया है, लाइक प्रोफेसर हिक्स, पिगियो, सैमुअल्सन। चलो आ जाओ, अभी हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। 16th और 17th सेंचुरी में मर्चेंटलिस्ट गवर्नमेंट को सम पॉलिसीज बताते थे, कुछ ऐसे पॉलिसीज बताते थे मर्चेंट लोग, जब 16 और 17 सेंचुरी में। उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया, जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम, 1.5, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ के बारे में बात करता है। तो जब भी आपको एग्जाम में नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ के बारे में देखा जाएगा, तो आप किसके बारे में बोलोगे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बोलोगे। ग्रेट, वेरी गुड। उसके बाद में दोनों को कंबाइंड स्टडी भी किया गया। किसने कंबाइंड स्टडी किया, वो तीन नाम जो आपको मैंने याद रखने बोले थे, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल और कौन था, एक एडम स्मिथ। वेरी गुड। फिर उसके बाद में माइक्रो जो है उसको किससे रिलेट करोगे आप, ग्रेट डिप्रेशन से। और मैक्रो को आप किससे रिलेट करोगे, नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ से। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। मैक्रो। उसके बाद में जैसे इसका गुरु आया, माइक्रो का गुरु आया कौन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। वैसे मैक्रो का भी एक गुरु है जिसका नाम क्या था, कीन्स। जो कीन्स थे उन्होंने भी अपने एक बुक में लिखा, बट वो बुक आपके लाइफ के बारे में बताती है कि जनरल थियरी, अगर लाइफ में जीना है तो एम्प्लॉयमेंट करो, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ और आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट दिखाओगे तो मनी मिलेगा। तो इनकी बुक का नाम क्या था, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो कौन से ईयर में आया, तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9, आ जाओ। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और ये 1। ये किसके बारे में बात करता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हम लोग क्या क्या हमारे कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को कितना ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करता है। ये मैंने कुछ आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दोनों के बारे में बता के रखा है। इट इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1936। चलो आ जाओ।
माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, अल्फ्रेड मार्शल। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का नाम पब्लिश कौन से ईयर में हुआ है? सेम गोज विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपको और 3 नाम लिखना है, यहाँ पे पिगियो लिख सकते हो आप, हिक्स लिख सकते हो, सैमुअलसन लिख सकते हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी कुछ नेम्स है, माल्थस, विक्सेल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? माल्थस एंड विक्सेल। 1 2 3 4 5 5 डिस्टिंग्विश के पॉइंट बहुत हो गए आपके लिए। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कुछ और भी पॉइंट मिलेंगे, लाइक फीचर्स जब आप पढ़ोगे तो और भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो जिस सिर्फ इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बलबूते पे हमने बहुत सारे पॉइंट क्या कर दिए गाइस? गेन कर दिए। यस। थैंक यू। सो चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करने वाले हैं गाइस? कंप्लीट करने वाले। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा काम देने वाली हूँ। उसके पहले आपको एक छोटा सा काम मिलने वाला है। फीचर्स जो मैंने आपको सिखाए थे उसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था। मैं क्या बनने वाला हूँ? पीएम या फिर आईएस। आई एम पीएम और आईएस। तो आई से आपका इंडिविजुअल यूनिट, एम से आपका मार्जिनलाइजेशन, पी से आपका प्राइस थियरी, पी से आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम, एम से आपका मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। आई को मैंने आपको बोला था किससे सब्स्टिट्यूट करना है? एल से। माइक्रो इकोनॉमिक्स को करने के लिए हमारे पास जो स्कोप होता है वो बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि वो बहुत इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। ए से आपका अजम्पशंस था और एस से आपका स्लाइसिंग मेथड था। ये आपके फीचर्स हो गए। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, बट आपको इसे भी रिवाइज करना है और आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंस को भी रिवाइज करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ये मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? कि आप कैसे प्राइस डिटरमाइन करोगे, प्राइस डिटरमाइन करोगे फिर आप क्या करोगे? मार्केट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करोगे, फॉरेन में ट्रेड करोगे। फॉरेन में ट्रेड करने के लिए आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, डिसीजन लेना आना चाहिए आपको। ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होगा और वेलफेयर टू द इकोनॉमी भी होगा। ये अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर आपको देखना है, समरी ऑफ द चैप्टर। समरी ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको सारे के सारे हेडिंग रटा दिए है। तो अगर वो आप चैप्टर देखते हो, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का होगा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। जाओ पहले वो चैप्टर देखो, कंप्लीट करो वो एक वीडियो, और उसके बाद में आप इसको वापस मैंने जैसे बोला है वैसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लो। आपको क्या करना है आपको पता है ना गाइस? यस, वेरी गुड। अब आपको एक मैजिक देखने मिलने वाला है, ठीक है।
जल्दी से लर्न करो, तभी देखो मैं जो जो बोल रही हूँ ना आपको, आपको मोस्टली 2 घंटे में या 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली मोस्टली 3 घंटे में आपका ये जो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी दिखाया है, वो आधे घंटे का होगा, वो पहले करना है। उसके बाद में आपको ये 2 घंटे के लेक्चर करने हैं। अगर आप इसको 2x पे देखते हो तो आपका 1.5x 1.5 में आवर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है ना गाइस, मैं जो बोल रही हूँ उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। 95 प्लस मार्क्स आप अपने जेब में लेके चलो, बोर्ड एग्जाम में 95 के नीचे एक भी मार्क्स अगर आपको आया तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम हमने, बट आपने इसको 2x पे नहीं देखना है, 1.5 पे नहीं देखना है, 1x पे देखना है। मैं जो बोल रही हूँ वो करना है, मैं जो टेस्ट दे रही हूँ उसको करना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें हम लोग क्या करने वाला है, प्राइस डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब एग्जाम में जब आप लिखोगे इसको तो आप कैसे लिखोगे, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर मैं कोई कपड़ा बना रही हूँ, क्लोथ बना रही हूँ, या मैं कोई पेन बना रही हूँ, या मैं कुछ भी सो एंड सो थिंग्स बना रही हूँ, सॉरी, अगर मैं थिंग्स बना रही हूँ तो मैं उसे कैसे डिटरमाइन करूंगी, मतलब मैं इसकी प्राइस क्या रखूंगी। मैं इसको 10 रुपए में बेचूं, मैं इसको 100 रुपए में बेचूं, या मैं इसको 1000 रुपए में बेचूं, या मैं इसको 1000 रुपए में बेचूं, 10 रुपए में बेचूं, जो भी मैं इसको प्राइस में जो रखने वाली उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और कौन से प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें स्टार्टिंग किससे करना है, हमेशा हर एक इसमें देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक पॉइंट में स्टार्टिंग किससे करना है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से करना है। देखो सब पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो एक मतलब दो दो वर्ड्स आपके अगर हर एक सेंटेंस में बन रहे हैं तो आपके पास कम से कम कितने ये है हेडिंग्स, कम से कम 8 हेडिंग्स है। 8 हेडिंग्स में अगर आपके दो दो वर्ड बन रहे हैं तो आपके 16 वर्ड्स बन रहे हैं। 16 वर्ड्स को लिखने के लिए आपको 3 लाइन लगते हैं, मतलब 3 लाइन लोगों से आप आगे हो। तो ऐसे आपको सोचना है गाइस, ऐसे आप सोचना सीखोगे किसके साथ में, वंचिता मैम के साथ में। आ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेन, पेंसिल, बुक, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को हम कैसे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करने वाला है वो तो नहीं बताया, बस ये बोल रहा है ये क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके किसके बारे में हेल्प करता है गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स explains how the different types of products and factors of production that is FOP, इसके प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होंगे, प्राइजेस डिटरमाइन। ये कौन समझाता है हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एफओपी क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर मैं वो पेन बना रही हूँ, अगर मैं वो क्लोथ बना रही हूँ तो मुझे कुछ चीजें लगेगी, कुछ चीजें जैसे कि मुझे लेबर लगेगा, मुझे एक जगह लगेगी, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये जितनी भी चीजें हम लोग मैंने बात की है आपको, जैसे कि लैंड, लेबर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर जिससे आपको जो सब चीजों को हेल्प करके आप प्रोडक्ट बनाओगे, लेबर, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर, तो ये सबको जो आप मिलके प्रॉफिट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैम जो प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो चीजें लगती है उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट। तो चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, प्रोडक्ट और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी देखो जो भी पॉइंट दिया है उसे आप एक्सप्लेन कर दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, मतलब जिसकी कंट्री में कुछ भी ज्यादा गवर्नमेंट के पॉलिसीज नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज नहीं है। अगर आप बिजनेस खोल रहे हो, अगर आप जा रहे हो कल जाके कपड़े का शॉप डाल रहे हो, तो गवर्नमेंट नहीं आके बोलेगी चल मुझे सर्टिफिकेट ले, में से नहीं। तो जो भी फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें
फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। तो क्या है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्री मार्केट इकोनॉमी, बस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी, अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है वो देखते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर the economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual level. There is no intervention by the government or any other agency. मतलब ना गवर्नमेंट इसमें आएगी ना एनी अदर एजेंसी आएगी। लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मतलब वही लोग होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का राज नहीं चलता है, किसका राज चलता है या किस कौन डोमिनेट करता है, इसको बिजनेसमैन डोमिनेट करते हैं। ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट। इसके बाद में एक आता है सोशलिस्ट, इसमें गवर्नमेंट सब कुछ करती है और जैसे गवर्नमेंट करती है और बिजनेसमैन डोमिनेट नहीं करते। उसके बाद में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में गवर्नमेंट भी डोमिनेट करती है, बिजनेसमैन भी डोमिनेट करते हैं, तो मतलब मिक्स होता है दोनों का भी, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी। आ जाओ, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, सब चीजें जो होती है वो फ्रीली डिसाइड नहीं हो, किसी कोई डिसाइड नहीं करता है, वो फ्रीली डिसाइड होती है, फ्री इंडिविजुअल लेवल पे कि भाई इंडिविजुअल को खाने के लिए कितना लगेगा उतना ही हम उगाएंगे। तो इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन, कौन से इकोनॉमी के डिसीजन रिगार्डिंग, कौन से डिसीजन इकोनॉमी के वो देखते हैं, रिगार्डिंग क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है, और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करूँ या मैम फार्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस करूँ, वो सब आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो मुझे बताओ ये आंसर कैसे लिखोगे आप। मैम फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जो फ्री मार्केट इकोनॉमी इज द इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिसीजंस आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक, decision regarding economic growth, regarding what to produce, how to produce, and what to produce, how to produce, for whom to produce, will be taken at individual levels and there will be no government intervention. Yes guys, आपको लर्न हो गया, 3 पॉइंट में आंसर है। पहले तो हेल्प करता है, सेकेंड क्या करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, हाउ मच, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच, हाउ मच, हाउ टू, हाउ मच, हाउ टू, हाउ मच, हाउ टू, लर्न करो जल्दी, हाउ मच, हाउ टू, वेरी गुड। 3 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको और ये किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी इसके अंदर टांग अड़ाती नहीं है। जल्दी दोनों पॉइंट रिवाइज करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन और फ्री मार्केट इकोनॉमी। हो गया रिवाइज, आ जाओ फॉरेन ट्रेड पे आ जाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेम आपने लिख दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर, सब में आप अंडरस्टैंडिंग लिख दोगे तो भी चलेगा, बट आप यहाँ पे क्या लिखो, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड के भी बताती है। लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ मतलब जो बाहर के कंट्री में हम इंडिया में हम टैक्स लगाते हैं, बट जब भी आप इंडिया के आउटसाइड कुछ भी करते हो तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगता है, वो टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कुछ कुछ कमोडिटी पे लगेगा, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट, मतलब कितनी करेंसी है, कितना वैल्यू है, जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू कभी 89, 89, 90, 85, 86 ऐसे होते हैं, तो एक हमारे रुपए की वैल्यू उनके इसमें कितनी होती है। अगर हम लोग 1 रुपए की कोई सामान खरीद रहे 1 रुपीज का, तो उधर हमें क्या करना पड़ेगा, 89 रुपीज देने पड़ेंगे, $89 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, गेन्स मतलब जब भी हम लोग को फायदा कुछ हुआ है वो भी हमें पता चलता है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, आ जाओ मैम। पहले तो हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ टैरिफ, पहले तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ टैरिफ। उसके बाद में हम लोग इफेक्ट ऑफ टैरिफ किस पे, बट ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। उसके बाद में हम लोग ने देखा हम लोग क्या करेंगे, करेंसी को डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी। उसके बाद में करेंसी, करेंसी के क्या, एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, कोई भी 2 कंट्री का, डेफिनेटली एक कंट्री के बीच में आप डिसाइड कर सकते हो क्या, नहीं। फिर वो कंट्री में जो भी आपको फायदे हुए, गेन्स भी देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, फायदे भी देखते हैं, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। चलो रिवाइज करो, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या देखा, पहले देखा इफेक्ट ऑफ टैरिफ टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनेशनल एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, गेन्स ऑफ
करेंसी एक्सचेंज, वेरी गुड। ये हो गया आपका फॉरेन ट्रेड। जल्दी रिवाइज करना है, फिर हम लोग तीन तीन पॉइंट्स एक साथ में वापस रिवाइज करेंगे, जल्दी। चलो हो गया आपका रिवाइज करके। तो चलो मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसके ऊपर बात करती है, मतलब किसके दो ये हेल्प करती है हमें प्राइस को डिटरमाइन करने में? एक तो प्रोडक्ट्स के और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो इसकी प्राइस डिटरमाइन करने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद में सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट। ये तीन चीजें, बट किसके लिए लेते हैं हम लोग? एट इंडिविजुअल लेवल्स। और जिसमें हम लोगों ने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एजेंसी, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मतलब आते हुए नहीं देखा था। थर्ड हम लोगों ने देखा था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आप क्या देखते हो, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। उसके बाद में आप क्या देखते हो, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ और इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ और इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज। येलो, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज। और जिसमें आपको क्या होता है, इंटरनेशनली जो भी गेन होता है एट पर्टिकुलर कंट्री, वो भी आप क्या करते हो, इसमें देखते हो। तो तुम लोगों को तीन पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। बताओ कौन से पॉइंट्स किए मैम? पहले हमने किया प्राइस डिटर्मिनेशन, सेकंड हम लोगों ने क्या किया, प्राइस डिटर्मिनेशन किया, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी किया, थर्ड हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट देख लो, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अभी इकोनॉमिक का मॉडल धीरे धीरे कैसे बिल्ड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से देखते हैं हम लोग। माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। देखो सब में लिखा है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है क्या करने में, अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कैसे यूज होंगे, हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडल सिचुएशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, मतलब इकोनॉमिक मॉडल की वजह से हम लोग, इकोनॉमिक मॉडल्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू इकोनॉमिक मॉडल। आ जाओ। It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis. तो ये कैसे हेल्प करता है हमें, जिसमें ये क्या करता है, बहुत सारे टर्म्स डेवलप करता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए नए निकालता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ नंबर्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज को निकालता है, अप्रॉक्स, प्राइस, जैसे हम लोग देखते हैं ना प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है वैसे, tools of economic analysis etc. Economic models are built using various economic variables. मतलब इकोनॉमी को मिला के हम लोगों ने क्या बनाया, इकोनॉमिक के मॉडल्स बनाए। मॉडल्स में क्या क्या चीजें आती है गाइस, इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग इकोनॉमिक वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब इकोनॉमी को कैसे आप एनालिसिस करते हो वो भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने इसमें सीखा, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज। वापस एक बार करते हैं, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। वेरी गुड। बाय यूजिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका कोई एक मार्क्स भी नहीं कट कर सकता है यार।
तो क्या है फोर्थ पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इकोनॉमिक बिल्डिंग। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इसमें देखो क्या देखा है, it has made valuable contribution to the economics by understanding by developing various concepts, terminologies, tools of economic analysis। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया, बाय इकोनॉमिक वेरिएबल्स। फिफ्थ पॉइंट देखना है आपको, बिजनेस डिसीजन। अभी बिजनेस में कोई भी डिसीजन आप कैसे लेते हो तो वो देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने स्टार्टिंग किससे करना है, माइक्रो इकोनॉमिक शब्द से करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बिजनेसमैन जो होता है वो अपने क्रूशल, मतलब देखो अभी कंट्री में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा मतलब प्राइस बढ़ चुका है, या कंट्री में बहुत सारा डिप्रेशन आ गया है। तो अगर मैं मेरे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ और मैंने बहुत ज्यादा प्राइस रख दिया, तो कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो मुझे इकोनॉमी को देख के मेरे बिजनेस के क्या करने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए। तो बिजनेसमैन को क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि हम लोग पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, बिजनेस। सिर्फ बिजनेस को करता है क्या, नहीं, ओवरऑल लोगों को करता है, बट यहाँ पे हम पॉइंट बिजनेस पढ़ रहे हैं। Microeconomic theory are helpful to businessmen for economic decision, for crucial business decision। अभी डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बना रहा हूँ तो मैं उसका कितना कॉस्ट लगाऊंगा, कितने में बेचूंगा। अगर मुझे ये पेंसिल बनाने में कम से कम, यह पढ़ के पेंसिल है तो इसको बनाने में लाइक सपोज 5000 लगे हैं, बट मैं चाहता हूँ मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको और 5000 या 10,000 के प्रॉफिट मार्जिन पे बेच दूँ, है ना। तो मैं डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा रहा हूँ मेरे कॉस्ट का। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, इसको 15,000 में मैं सेल कर रही हूँ, तो मतलब मेरा कॉस्ट कितना और मेरे को प्रॉफिट कितना ऐड करना है, ये सब डिसीजन मैं ले सकती हूँ। The decision are related to the determination of cost of production। पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कितना प्राइस रखना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट मतलब कितना पैसा, कितने पेंसिल इससे बनाऊं मैक्सिमम, जिससे मेरे को क्या हो, प्रॉफिट हो। तो चलो 3 चीजें देखने हैं हमें, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितना है, प्राइसिंग कितना रखूं, आउटपुट कितना जनरेट करूं जिससे मैं क्या अर्न कर सकती हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। जल्दी से रिवाइज करना है आपको बिजनेस डिसीजन गाइस। चलो हो गया आपका। अच्छा दोनों क्वेश्चन, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक बिल्डिंग। अब उसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ती है, 4 चीजें करनी पड़ती है। पहला क्या है आपका, आप कैसे करते हो, आप इसको इकोनॉमिक बिल्डिंग के थ्रू करते हो। पहले आप क्या स्टडी करते हो, इसके वेरियस टर्म्स को स्टडी करते हो, टर्म्स को करते हो, कॉन्सेप्ट्स को करते हो, टर्मिनोलॉजीज को करते हो। वापस एक बार, टर्म्स को करते हो, कॉन्सेप्ट्स को करते हो और टर्मिनोलॉजीज को करते हो, टूल्स जिससे आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक को एनालिसिस कर सकते हो। बिजनेस डिसीजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, क्रूशियल डिसीजन ले सकते हो। आप कौन से डिसीजन लेते हो इससे, माइक्रो इकोनॉमिक से, प्राइस डिटरमाइन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, और लास्ट आप क्या करते हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। आ जाओ 6 पॉइंट देखते हैं हम लोग। यूजफुल टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल होता है, तो इट इज की जगह पे आप माइक्रो लिख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट को किस में हेल्प होता है, इकोनॉमिक के पॉलिसी पे बनाने में, जैसे कि टैक्स कितना पे करना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसीज, पब्लिक का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। जैसे आप देखते हो फेब्रुवरी में आपका बजट आता है तो कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, प्राइस पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, तो वो सब बताओ क्या क्या है, टैक्सेशन, प्राइस पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, these policies help to the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting welfare of the society। अब कैसे उनके गोल अचीव होंगे, टैक्स अगर आप ज्यादा भरोगे, अगर उन्होंने टैक्स ज्यादा लगा दिया तो उनके पैसे ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा कर सकते हैं, और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ज्यादा, तो फिर उनके प्राइसिंग पॉलिसीज भी क्या हो गए, अच्छे बनेंगे, है ना।
तो इससे कंट्री का भी क्या हो जाएगा, वेलफेयर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कैसे यूज होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन में यूज होता है, टैक्सेशन में यूज होता है, प्लस इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प होता है, प्राइस पॉलिसी बनाने में हेल्प होता है, जिससे गवर्नमेंट अपने क्या कर सकते हैं, गोल्स चुन सकती है। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है, कि जो भी उसे करना है, जो भी तरीके में पैसे उसको देने, कोई भी फील्ड में गवर्नमेंट को पैसे देने, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हो। वेरी गुड गाइस। 7th पॉइंट देखना है आपको, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको मैंने उसी में आपको पढ़ा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने वो पॉइंट देख लिया तो आप लाखों बुक पढ़ लो, वो पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज गिवन बाय अ सीए, अ चार्टेड अकाउंटेंट, अपकमिंग सीएमए एंड अपकमिंग एमकॉम ग्रेजुएट, एंड एवरीथिंग वॉट एवर डिग्रीज यू कैन सी इन टू योर माइंड फॉर द कॉमर्स, वो सब मेरे पास है, सब मेरे को अचीव हो चुकी है, राइट। तो आ जाओ। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है, माइक्रोइकोनॉमिक्स जितना ज्यादा अच्छे से हम कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स है, अगर मेरे पास मशीन है तो मैं उसको कितना ज्यादा अच्छे से यूज कर सकती हूँ। मेरे पास अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास लोग है, तो मैं लोगों को कितने ज्यादा अच्छे से यूज कर सकती हूँ। मैं कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में टैक्सेशन ज्यादा इंक्रीज कर सकती हूँ। ये सब चीजें आपके किस में आती है, बेसिस ऑफ वेलफेयर में आती है। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अगर मैंने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए तो लोग कुछ भी अपने लिए नॉर्मल चीजें भी खरीद पाएंगे नहीं, बट मैंने अगर कोई अमीरों की चीजों पर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो दे कैन बाय फॉर देमसेल्फ। जल्दी रिवाइज करना है, फिर मैं आपको पूछने वाली हूँ ये सारे पॉइंट्स। चलो हो गए आपके पॉइंट्स, चलो मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा। फ्री मार्केट इकोनॉमी, सॉरी, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हो आप, माइक्रो प्रोडक्ट्स के बेस पे करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे प्राइस को डिटरमाइन करते हो। फ्री मार्केट में क्या करते हो आप, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस at individual levels, and no government intervention and their agencies intervention would be there. थर्ड पॉइंट हमने देखा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आप क्या देखते हो, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज, गेन ऑन द इंटरनेशनल करेंसी, ये सब आपको हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स टू स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स एंड क्रूशियल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है बाय इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, जिसमें वो वेरिएबल्स को यूज करता है, टर्म्स को यूज करता है, कॉन्सेप्ट को यूज करता है, टर्मिनोलॉजीज को यूज करता है, टूल्स को यूज करता है, जिससे आप इकोनॉमी को प्रॉपरली क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। बिजनेस डिसीजन में भी हेल्प करता है बिजनेसमैन को उनके क्रूशियल बिजनेस के डिसीजन लेने में, रिगार्डिंग देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट को टैक्सेशन में हेल्प करता है, प्राइस पॉलिसी में हेल्प करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हेल्प करता है, जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पीपल वेलफेयर by allocating the resources. Very good. बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताती है कि हाउ बेस्ट तरीके से हम चीजों को यूज कर सकते हैं, और टैक्सेस का लोगों पे क्या होता है इम्पैक्ट, ये सब हमें कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जस्ट टेक अ 2 सेकेंड ऑफ ब्रेक, 2 सेकेंड का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही एनर्जी के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
तो गाइस हम लोग सेकेंड टॉपिक हमारा चैप्टर का स्टार्ट करने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको धमाकेदार समझ में आया होगा, जिसमें आपने फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मीनिंग और इंट्रोडक्शन पता नहीं क्या क्या लर्न किया, कितने सारे नाम याद किए, सब कुछ आपने लर्न किया और आपके दिमाग में ये सब चीजें फिट हो गई है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग तैयार हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो और कमेंट कर दो यार प्लीज। चलो आ जाओ। Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. The entire economy. अब ये किसके बारे में बात करता है? मैक्रो सब के बारे में बात करता है, इंटायर इकोनॉमी के बारे में। कोई इंडिविजुअल के बारे में बात करता है क्या? नहीं। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखो इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट आता तो माइक्रो आता। total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. ये सब किसके एग्जांपल्स है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब इसको हम लोग सबको क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो चलो कम ऑन, मुझे बताओ आप लोग हमने क्या क्या किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी, जिसमें वो टोटल सबका स्टडी करता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो आप दो चीजें करोगे, इन्वेस्ट करोगे या फिर खा लोगे, कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। इन्वेस्टमेंट को ही आप सेविंग बोलते हो। फिर आप प्राइस देख के चीजें खरीदोगे, प्राइस के हिसाब से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट करोगे, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। ये सब तुमको पढ़ाया मैंने इधर, लर्न भी करा है सब, मुझे लगता है ये सब किस में आता है आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे मैक्रो का, आपको ये सब लिखना है। तो मुझे बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एंटायर इकोनॉमी। इट स्टडीज विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल नेशनल इनकम, टोटल सेविंग्स करोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग करोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फिर आप खा लोगे, कंजप्शन कर लोगे, या फिर आप खाओगे तो आप प्राइस देखोगे, आप उसको इंटरेस्ट पे लगा दोगे। आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, तब ट्रेड साइकिल आपका बिगड़ सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है। ऐसे करके हमने इसको क्या किया है, लर्न कर लिया है। जल्दी से रिवाइज करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। डन। अब मैंने आपको बताया था आप क्या करते हो, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, इंट्रोडक्शन हमने ऊपर देख चुके हैं। फिर आप क्या लिखते हो, मीनिंग लिखते हो। तो मीनिंग आपका लर्न हो चुका है, अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो दो डेफिनेशन हम छोटा वाला करेंगे क्योंकि एक ही डेफिनेशन हमें लर्न करना है। कार्ल शैफ्रो। कार्ल शैफ्रो का डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील कर, पूरे इकोनॉमी को कैसे फंक्शन होता है, पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन होती है उसके बारे में बात कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये किसने बोला है, जल्दी से बताओ किसने बोला, ये कार्ल शैफ्रो। शैफ्रो इसने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द होल इकोनॉमी। वेरी गुड। हो गया आपका मीनिंग। मीनिंग में आपको टोटल देखना है। टोटल पहले आपने क्या करना है, इनकम देखना है, इनकम कमाओगे तो सेविंग होगी, सेविंग का ही मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो पैसा आएगा, तो वो पैसे को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे लगा दोगे या बिजनेस करोगे, बिजनेस में फ्लक्चुएशन आ सकती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो फिर आपका ट्रेड साइकिल इंपैक्ट होगा। और ऐसे करके आपका ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन और मीनिंग आपका लर्न हो चुका है गाइस। फिर उसके बाद हमने सिफारो के बारे में देखा था, कार्ल शिफरो, जिसने बोला था हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी, इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। वेरी गुड। स्कोप आपको मैंने ऑलरेडी लर्न करा चुकी हूँ मैं आपको, यही सब है इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ स्कोप करते हैं। आपने अगर ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो समरी लेक्चर देखना है आपको, ईच एंड एवरी हेडिंग मैंने लर्न कराई। अब हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में हम इनकम के बारे में बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं। सेम मैंने आपको बताया था, जैसे मैक्रो मैक्रो सब जगह लिखते जाओ। Macroeconomics analysis explain which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and the employment। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं और इसमें क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब क्या उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है ना। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है ये भी क्या करते हैं हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। चलो एक बार वापस देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन
कौन से फैक्टर की वजह से हम डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट कॉजेज द फ्लक्चुएशन, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कंट्री में फ्लक्चुएशन, मतलब इनकम बढ़ती है, कभी एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है, ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैक्रो में देखने वाले हैं। To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and the investment function. अगर हमें सीखना है कि एम्प्लॉयमेंट को क्यों परेशानी हो रही है भाई, क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है भाई, तो एम्प्लॉयमेंट को अगर आपको देखना है, अगर आपको फ्लक्चुएशंस इन एम्प्लॉयमेंट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, दो चीजों के बारे में, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट में जब भी फ्लक्चुएशन होगी आपको किसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, कंजप्शन एंड थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को देखना है तो अगर आप बिजनेस साइकिल के बारे में भी थोड़ा बहुत समझोगे तो भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। बच्चों के साथ में पता है आपको प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को हेडिंग लर्न होता है बट बच्चों को अंदर का कंटेंट थोड़ा भी नहीं पता चलता। तो देखो ये मेरा डायग्राम, इतने से डायग्राम में आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पे सम अप हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिजनेस ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने में। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की क्या स्टडी करता है, फ्लक्चुएशंस, और ये डिटरमाइन भी करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम हो गया, इसको क्या करता है, ये स्टडी करता है। अब एम्प्लॉयमेंट और इनकम को स्टडी तो करता है बट इसकी फ्लक्चुएशंस को अगर आपको स्टडी करना है तो आप कैसे करोगे, बाय टू फंक्शन, दैट इज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। और आप दोनों भी सारी चीजों को स्टडी कैसे कर सकते हो, वाया बिजनेस साइकिल। तो अगर आपको देखना है कि इसमें फंक्शंस में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं तो आप किसको स्टडी करोगे, एम्प्लॉयमेंट के, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को। जल्दी से रिवाइज कर लो ये फर्स्ट पॉइंट। चलो हो गया आपका ये रिवाइज करके। सेकेंड वाला देखो, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अभी क्या करना है, हमें सेकेंड क्वेश्चन देखना है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जनरल प्राइस लेवल को भी एनालिसिस करता है एंड इज डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट, और इसमें क्यों फ्लक्चुएशंस होते हैं। देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है, पूरा का पूरा स्कोप किसके बारे में बात करता है, मोस्टली फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करता है कि भाई इसमें फ्लक्चुएशंस आई क्यों, उसके बारे में ये क्या करता है, स्टडी करता है, राइट। तो आ जाओ देखते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। अब जनरल प्राइस लेवल को भी आप एनालिसिस करोगे और उसके भी क्या करोगे, फ्लक्चुएशंस को एनालिसिस करोगे। The study of general price level is significant on the account of the problems created by the inflation and deflation. तो जनरल प्राइस लेवल को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि जिससे हमको दो चीजें पता चल सके, इन्फ्लेशन भी पता चल सके और डिफ्लेशन भी पता चल सके, और हम लोग क्या कर सके, ये जो पूरा का पूरा सेकेंड का सेकेंड का जो पॉइंट है उसे हम लोग क्या कर सके, एनालिसिस भी कर सके, इसके फ्लक्चुएशंस को भी देख सके और हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी समझ सके। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो आपका क्या है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आ जाओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बस इधर तक। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट और पोवर्टी, और ये किसके बारे में बात करता है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए आपको किसको ओवरकम करना पड़ेगा, डेवलप करना है तो अंडर डेवलपमेंट को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, और ग्रोथ करने के लिए आपको आपकी गरीबी को हटाना पड़ेगा, दैट इज पोवर्टी को हटाना पड़ेगा। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रेलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये कुछ आपको क्या बताती है, स्ट्रेटेजीज भी बताती है। कौन बताता है स्ट्रेटेजीज, मैक्रो बताता है। क्या बताता है, स्ट्रेटेजीज। चलो मुझे बताओ क्या क्या हम लोगों ने सीखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस, अब ये क्या एक्सप्लेन करता है आपको,
कॉजेज रिलेटिंग टू द अंडर डेवलपमेंट और पोवर्टी, और आपको स्ट्रेटजीज भी बताता है फॉर बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो 3 पॉइंट्स देखते हैं हमने क्या क्या किया। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस क्यों आया ये समझाता है। फ्लक्चुएशंस आया तो उसके क्या रीजन होते हैं वो भी हमें समझाता है कि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन रीजन हो सकता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट और इनकम का रिलेशन हो सकता है फ्लक्चुएशंस का। अगर आपको दोनों को भी साथ में देखना है तो आप बिजनेस साइकिल के हेल्प से भी देख सकते हो। प्लस जनरल प्राइस लेवल में आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जानने में हेल्प करता है कि प्राइस लेवल की वजह से क्या क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको क्या हेल्प करता है कि जो भी कॉजेज है जिसकी वजह से कंट्री अंडर डेवलप रह गई है, पुअर रह गई है, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे हम लेके जा सकते हैं। वेरी गुड। तीनों पॉइंट रिवाइज कर लो, 2 सेकंड ले लो। चलो डन। 4th पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है बट डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ। अब ये थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसे करता है हम लोग, एफओपी को करते हैं। आपको याद होना चाहिए स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया एफओपी क्या होता है। एफओपी मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं रेंट लैंड है मेरे पास जिसमें मैं काम कर रही हूँ तो उसे मुझे रेंट देना पड़ेगा। अगर मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं जो मेरे यहाँ पे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, मुझे उन्हें वेजेस देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदना है तो मुझे भी उसे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। वहां पे दिया है देखो, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट। अगर मैंने पैसे लिए हैं किसी से मेरे फैक्ट्री को खोलने में, लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे खुद को प्रॉफिट देना पड़ेगा अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, इन द टोटल इनकम। तो ये क्या है मेरा थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया आपके 4 पॉइंट्स। टेक 1 सेकेंड एंड रिवाइज। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। गाइस डन। चलो एक बार रिवाइज कर लो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए, जल्दी से रिवाइज करना है आपको। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हो, जो भी आपका समरी नोट्स होगा उसमें आप लिख सकते हो। 2 पेजेस जाएंगे आपके मिनिमम। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फीचर्स और इम्पोर्टेंस। स्कोप हो गया आपका, स्कोप को तो चक्का चक्का मार के हटा दिया। अब आपको बस 2 चीजें करनी है, दैट इज फीचर्स और इम्पोर्टेंस। आ जाओ। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये सब हमने लर्न किया है ना समरी में, वेरी गुड। आ जाओ, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट एज अ होल के बारे में बात करता है। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। ये किसके बारे में मोस्टली बात करता है, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। जैसे कि इनकम के बारे में बात करेगा, आउटपुट के बारे में बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट के, प्राइस के, बिजनेस साइकिल। ये सब आपका मीनिंग है जो हमने ऊपर देखा है।
एग्रीगेट के बारे में स्टडी करना मतलब एज अ होल स्टडी करना, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, आपके बिजनेस साइकिल को स्टडी करना, यही होता है, ठीक है, ये मीनिंग है आपका सेम। इनकम थियोरी देखो, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मतलब पूरे कंट्री के इनकम को स्टडी करता है। ये इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करेगा क्या? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि ये मैक्रो है, माइक्रो है क्या? नहीं। इट इज डिफरेंट, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। अभी नेशनल इनकम को कैसे स्टडी करता है? बाय डिफरेंट एलिमेंट्स और मेथड से स्टडी करता है, जैसे कि सोशल अकाउंटिंग से स्टडी करता है कि मतलब इनकम कितनी होनी चाहिए कंट्री की, तो सोशली एक एक पर्सन की हम लोग एवरेज इनकम देख लेते हैं, वैसे ही स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इनकम थियरी तो डिमांड के बारे में भी बात करता है और सप्लाई के बारे में भी बात करता है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो चलो मुझे जल्दी से बताओ हमने क्या क्या देख लिया इधर। कुछ तो गड़बड़ हो गया है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा इंसर्ट स्पेस करने दो मुझे, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है इधर, इधर स्पेस नहीं इंसर्ट करना भाई मेरे। चलो आज तो मुझे बताओ इनकम थियरी किसके बारे में बात करती है? नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड सच एज सोशल अकाउंटिंग। वेरी गुड। फिर ये और भी किसके बारे में बात करती है? दो चीजों के बारे में वो बात करती है। इट ऑल्सो, देखो जब भी ऐसे पॉइंट लिखे होते हैं एग्रीगेट डिमांड सप्लाई नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या लगा देना है? इट ऑल्सो डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और किसके बारे में बात करता है? ये फ्लक्चुएशंस के बारे में भी बात करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जल्दी से रिवाइज करना है। नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करता है, जैसे कि सोशल अकाउंटिंग के द्वारा ये हेल्प करता है। इसके बाद में इट ऑल्सो डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई इन द नेशन एज अ होल। It also deals with the fluctuations or fluctuation related to the inflation and the deflation। देखो, it explains the causes of fluctuations in the national income। किसके क्या करता है? fluctuations explain करता है national income में, that will lead to the inflation and the deflation। हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो कुछ नहीं है आपका, क्या था? मीनिंग था। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थोड़ा सा हम इसे लास्ट से सिलेक्ट कर देते हैं, हल्का सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला आंसर है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में हम लोग थर्ड पॉइंट करें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है आपका, वो देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट। किसके बारे में बात करता है? ये लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बारे में बात करता है? इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ना हम लोग। तो अब ये किसके बारे में बात करता है? लार्ज एग्रीगेट, और उसके किस क्या बात करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो चलो आ जाओ लिख लेते हैं।
सेकंड देखो, जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ, अब जनरल इक्विलिब्रियम भी किसके बारे में बात करता है, डिमांड के बारे में बात करेगा, सप्लाई के बारे में बात करेगा, और प्राइसेस एज अ होल इन द इकोनॉमी। मतलब सेकंड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं हमारा, डिमांड एंड सप्लाई ठीक है। हमारे तीन पॉइंट्स हो गए गाइस। फर्स्ट वाला तो आपका मीनिंग रिलेटेड था। सेकंड आपका इनकम थियरी है। इनकम थियरी में हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट मेथड्स कैसे स्टडी करते हैं हम सोशल अकाउंटिंग के। ये बताता है कि फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं रिगार्डिंग टू बिजनेस साइकिल्स, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, और भी इसमें एक पार्ट दिया है दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी क्या करता है, बात करता है। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, लार्ज एग्रीगेट के बारे में बात करता है, और ये इसके बारे में डील करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में भी क्या करता है, ये बात करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप में आपका क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप में आपका क्या आ जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमाइन करना एज ए इकोनॉमी होल। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट दिया आपका इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स खुद अकेले सब नहीं कर सकता, ये क्या करता है, हर एक चीज के लिए सब के ऊपर डिपेंड होता है। मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। अब ये किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम के ऊपर डिपेंड होता है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड होता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल। किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये अदर अदर चीज लाइक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन टू चेंजेस इन द, मतलब एक चीज का कारण दूसरी चीज बनेगी, है ना। अगर मैं ये नहीं, अगर मैं ये पेंसिल ऐसे फेंक देती हूँ नीचे, ये टूट जाएगी, मैं फेंकूंगी तभी टूटेगी, वरना टूटेगी क्या, नहीं। तो अगर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आया तो इनकम में भी क्या आएगा, मेरे चेंज आएगा। अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं 1 लाख रुपीज कमा रही हूँ, मतलब मैं 10% इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगी तो डेफिनेटली मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी। तो वही लिखा है देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम्स। लेवल ऑफ आउटपुट पे भी चेंज आएगा, मैं कितना इनकम कमा रही हूँ, तो मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, आउटपुट मेरा एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एंड इवेंचुअली इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक एक बंदे का अगर सैलरी हम लोग थोड़े थोड़े पैसों से बढ़ा देते हैं, या फिर एक एक बंदे का सैलरी हम लोग थोड़े थोड़े पैसों से घटा देते हैं, तो भी क्या आएगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यही हमारा क्या है, इंटरडिपेंडेंस। चलो जल्दी से रिवाइज करो ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं गाइस लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी एज द होल rather than its part। मतलब लंपिंग मेथड क्या बोलता है, आपको सबको पूरा देखना चाहिए। मतलब आपको यहाँ से नहीं देखना चाहिए कि दुनिया कितनी बड़ी है, आप बालकनी से बैठ के देख रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, प्लेन से देखना चाहिए कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इकोनॉमी को आपको क्या करना चाहिए, स्टडी एज अ होल करना चाहिए rather than its पार्ट। तो ये कौन बोल रहा है आपको, लंपिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। बाकी के पॉइंट्स को तो आप थोड़ा सा मन से लिख सकते हो, बट आप लंपिंग मेथड को मन से लिख नहीं सकते। तो लंपिंग मेथड क्या बोलता है, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than its पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, अभी प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोलते हैं देखो, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree। वेरी गुड, कितना अच्छा लाइन लिखा है। अगर
आप देखते हो फॉरेस्ट में तो आप फॉरेस्ट बोलते हो, मतलब सब ट्रीज को मिला के आप फॉरेस्ट बोलते हो। अब ऐसे तो नहीं बोलते फॉरेस्ट मतलब एक ही ट्री है उसको फॉरेस्ट बोल दोगे आप, नहीं। तो पूरी कंट्री में एक बंदे को बोलोगे क्या, नहीं, सबको बोलोगे। तो फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री, मतलब हम लोग सबके बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात करते। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रेट। अगर मैं इंडिविजुअल ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो इट्स माइक्रो, एंड मैं एग्रीगेट की बात कर रही हूँ तो इट्स मैक्रो। लंपिंग मेथड जल्दी से रिवाइज करना है गाइस, जल्दी से रिवाइज कर लो। एग्रीगेट में हमने मीनिंग देखा, इनकम थियरी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग, डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशंस रिलेटेड टू द बिजनेस साइकिल, इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन एंड द डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम देखा, इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, एग्रीगेट इट डील्स विद द लार्ज एग्रीगेट एंड डील्स विद द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये किसके बारे में बात करता है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में बात करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप और एग्रीगेट चीजें, जिसमें हम लोग एग्रीगेट में डिमांड और प्राइस और सप्लाई के बारे में भी देखते हैं एज अ होल। इंटरडिपेंडेंस मतलब हर एक बंदा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सप्लाई प्राइस पे डिपेंडेंट है, प्राइस डिमांड पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट सेविंग पे डिपेंडेंट है, ये सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है। और एक एग्जांपल स्पेसिफाई किया। लंपिंग मेथड बोलता है एक को मत देखो सबको देखो, इकोनॉमी एज अ होल, और इसमें फॉरेस्ट का एक एग्जांपल आपको दिया है। फिर हम लोग देखते हैं ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी बात करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज यूजफुल इन द डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल्स को भी बनाता है और इससे हम लोग इकोनॉमिक की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। महालानोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। मतलब महालानोबिस ने क्या बोला था, आपको हेवी इंडस्ट्रीज को अगर आपको डील कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी कंट्री की ज्यादा करके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, ग्रोथ मॉडल में मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है ग्रोथ के बारे में, और फिर उसके बाद में ये लीड्स टू द डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं हम, उसे स्टडी कर सकते हैं, दैट्स इट, बस इतना ही दिया। 7 पॉइंट देख लो, जनरल प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक डिटरमाइन करता है प्राइस लेवल को भी, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में करता है वो। अब ये किसके बारे में बात करता है, इट स्टेट्स द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, मतलब पूरे इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ है, करंटली प्रोड्यूस हुए। अब एक पॉइंट है आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू द कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। अब ये क्या है, एक पॉलिसी ओरिएंटेड, ऐसा है कि कुछ भी आया हमने लिख दिया, नहीं, ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक, इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, ग्रोथ के बारे में बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के बारे में भी ये बात करता है, मतलब पूरी पॉलिसीज के बारे में ये हेल्प करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, सब कुछ। तो जल्दी से रिवाइज करना है आपको, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो हो गया आपका। यस गाइस, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। हमने लंपिंग तक कर लिया था। ग्रोथ मॉडल्स में हमने देखा कि इकोनॉमिक की मैक्रो की वजह से ग्रोथ कैसे होती है, फिर डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सब चीज़ है। फिर उसके बाद में जनरल प्राइस लेवल प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, प्राइस के साथ साथ में पूरी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में क्या क्या प्राइजेस होगी ये सब भी हेल्प करता है, एवरेज प्राइस बताता है। और पॉलिसी ओरिएंटेड में क्या बताता है, suitable economic policies to promote economic growth and the development of employment and savings। आज आप लोगों ने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, आई अप्रिशिएट फॉर यू। आपने इतने प्यार से ये लेक्चर को लास्ट तक देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है आपका ये जो बिहेवियर है गाइस।
बट उसके लिए हमें एक लास्ट क्वेश्चन करना है। प्लीज डटे रहिए, प्लीज स्किप मत कीजिए वीडियो को। प्लीज ये मत सोचिए कि बाद में देखूंगा, एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। बहुत ईजी है, बस मैं आपको समझाने वाली फटाफट। Macroeconomic analysis give us an idea of functioning of an economic system। अब ये क्या बताता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, इकोनॉमी में कैसे वर्क होती है, ये सब हमें बताता है, ठीक है। Functioning of an economic system, it helps us to understand the behavior pattern and aggregative variables in large and complex economic system। तो पहले तो ये आपको एक आइडिया दे देता है इकोनॉमिक सिस्टम का। और ये क्या बताता है आपको, बिहेवियर पैटर्न बताता है, किसका, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम का। देखो कितना इजी कर दिया मैंने आपके लिए। अब फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में एक आइडिया देता है, गिव्स आइडिया, and it also states the behavior pattern of the large and aggregative economic system। मतलब जो इकोनॉमी के बारे में एक आइडिया देगा, आपको बताएगा इकोनॉमी का कैसे पैटर्न है, कभी इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन आने के बाद इकोनॉमी थोड़ी सी रुक से जाती है, फिर इकोनॉमी वापस नॉर्मल हो जाती है, फिर कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको कौन बताता है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, MSCRO। अब इकोनॉमी में कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है, फ्लक्चुएशन आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मैम किसके, तो बेटा इनकम के आ सकते हैं, आउटपुट के आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के आ सकते हैं, बट आप इसको कंट्रोल और रिड्यूस कर सको, ये किसका होता है, ये इंपॉर्टेंस है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहला हमने देखा फंक्शनिंग, इकोनॉमिक में एक आइडिया देता है, एक सिस्टम के बारे में एक पैटर्न बताता है आपको, और एग्रीगेट इकोनॉमी को डील करने में हेल्प करता है। थर्ड हम लोगों ने देखा फ्लक्चुएशंस। अब ये आपको बताता है कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस, of income, output, employment, causes कि क्यों हुआ, और कंट्रोल एंड मेजर्स टू रिड्यूस देम। ठीक है, डन। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 पॉइंट्स हो गए। नेशनल इनकम देखते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पोर्टेंस गलत हो रहा है, रुक जाओ। द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। नेशनल इनकम में ये क्या करता है, नेशनल इनकम को भी स्टडी करता है और सोशल अकाउंट को भी स्टडी करता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे इनकम, इसमें आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा था सोशल अकाउंट, तो वही पॉइंट इधर भी दिया है। लिंक करना सीखो गाइस। विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब अगर मैं नेशनल इनकम को स्टडी नहीं करूँ, मेरे कंट्री में कितने पैसे है वही स्टडी नहीं करूँ, तो मैं कंट्री का एक्सपेंडिचर, कंट्री की पॉलिसीज नहीं बना पाऊंगी। वो पॉइंट यहाँ पे दिया है आपको, नॉट पॉसिबल टू डेवलप करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। 3 पॉइंट्स हो गए, जल्दी रिवाइज करो। डन। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक आइडिया देता है इकोनॉमिक सिस्टम का, बिहेवियर पैटर्न्स बताता है, और लार्ज एंड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक सिस्टम भी बताता है। सेकेंड हम लोगों ने देखा कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन, जिसमें आपको इनकम बताता है, आउटपुट बताता है, और एम्प्लॉयमेंट के कॉजेज बताता है। उसके बाद में ये आपकी कंट्रोल एंड मेजर्स भी लगाता है टू रिड्यूस देम। उसके बाद में हम लोगों ने देखा थर्ड पॉइंट, दैट इज नेशनल इनकम। अब ये क्या करता है, आपके इकोनॉमिक इनकम को स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद में ये आपको सोशल अकाउंट्स भी बताता है, और बिना इकोनॉमी के इनकम को स्टडी किए हुए आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ये भी बताता है। नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द करेक्ट पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, आ जाओ। Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries such as poverty, inequality। अब कोई भी कंट्री को डेवलप करना है तो ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया,
कंट्री में जो भी इनइक्वालिटीज है, अब इनइक्वालिटी मतलब किसमें, इनकम में, इनकम कमाएंगे तभी तो वेल्थ जनरेट होगा। फिर इनके डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल देख के बोल रहे ठीक कैसा दिखता है ये, कैसे कपड़े पहने हैं इसने, ये सब चीज़ें, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of the people etc. It suggests important steps to achieve economic development. ये क्या बताता है, important steps देता है to achieve the economic development. तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, एडवांस स्टडीज की वजह से हम लोग को समझ में आता है कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। बट कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने से पहले आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू रिच एंड पुअर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब आपको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे कि इनकम हो गया, वेल्थ हो गया। जल्दी रिवाइज करो ये 4 पॉइंट, फिर मैं आपको वापस एक बार रिवाइज कराती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस डन। फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा था, गिव्स अस आइडिया अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, बिहेवियर पैटर्न, लार्ज एंड एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी करता है। सेकंड, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में हमने देखा था, कॉजेस बताता है फ्लक्चुएशन के, जैसे कि इनकम, जैसे कि आउटपुट, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में कंट्रोल और मेजर्स लगाता है टू रिड्यूस देम। अगर आपको कोई भी कंट्री के इनकम को देखना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सोशल अकाउंट को देखना पड़ेगा। अगर आपने कंट्री के इकोनॉमिक इनकम को नहीं देखा तो आप क्या कर पाओगे, कभी भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है तो पहले उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड द वेल्थ, और जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हमको सिर्फ लास्ट के 3 पॉइंट्स करने हैं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, हेल्प करता है। अब परफॉर्मेंस देखना है तो पहले पैसा गिनना पड़ेगा। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, कोई भी कंट्री में इनकम आने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो वो टैक्स से पैसे कमाती है, और वो टैक्स कमाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आ जाओ, by comparing the production of goods and services in one period with the other period। अभी ये साल 2024 में मैंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज कमाए और 2025 में मैंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज कमाए, जब मैं दोनों को भी कंपेयर करूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। जैसे यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 20% है, मतलब मैं 10%, रुक जाओ कंफ्यूज हो जाओगे वरना तुम, 25% है तो यहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस कितने से इंक्रीज हुई है, 15% से इंक्रीज हुई है। वेरी गुड। तो परफॉर्मेंस समझ में आ गया। जैसे ही परफॉर्मेंस की बात आती है आपको पैसे के बारे में सोचना है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से आपको आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस पता चलती है। परफॉर्मेंस नेशनल इनकम कहाँ से कमाओगे, तो सामान बेचने से ही कमाओगे, घर बनाने से कमाओगे। तो कितनी गुड्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए इन इकोनॉमी और इन प्रीवियस पीरियड में, दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तब आप अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, एनालिस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना पड़ेगा आपको, आर इम्पोर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपका क्या है, मीनिंग है। तो दो जगह पे आपने मीनिंग देख लिया, पहले तो आपने एग्रीगेट वाले में मीनिंग देख लिया और आपने इकोनॉमिक वेरिएबल में कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री के इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, जिसमें आप इनकम देखोगे, आउटपुट देखोगे, ये जनरल प्राइस लेवल और इन इकोनॉमी। बस लास्ट जो पॉइंट है आपका, ये क्या है आपका, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या दिया है कि आपको जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी भी आपको जानना पड़ेगा, इसका आपका हेल्प होता है। मतलब जस्ट उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, वहां पे लिख दिया है बस। तो एक बार इंपॉर्टेंस रिवाइज करेंगे, उसके पहले आप खुद से रिवाइज कर लो, ले लो ये पॉइंट्स, लिख लो कहीं पे। लगातार बैठ के वीडियो शूट किया है आपके लिए। आज दिवाली का फर्स्ट डे हमारे घर पे, एंड येट वी आर शूटिंग द वीडियोस फॉर यू। बाहर फटाके की आवाज अगर आपको आ रही होगी तो यू वुड बी क्लियरली नोइंग कि हम यहाँ पे आपके लिए बैठ के सब चीजें कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जा सके। सो प्लीज गाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस फेस्टिवल, दिस मूवमेंट, सबके साथ शेयर करो। ये मत सोचो कि उसको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है,
अब बस आपके टीचर के बारे में सोचो कि जो मैक्सिमम लोगों को इस बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट देना चाहती है, उसके बारे में आपको सोचना है गाइस प्लीज। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हमने देखा था, आइडिया देता है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, उसका पैटर्न बताता है, लार्ज एंड एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में बताता है। फिर हमने देखा था कॉजेज एंड फ्लक्चुएशंस किसके बारे में बताता है, इनकम के, आउटपुट के, एम्प्लॉयमेंट के। और कंट्रोल और मेजर्स बताता है उसको रिड्यूस करने के लिए। नेशनल इनकम बताया था, सोशल स्टेटस देखना और क्या करना, इनकम को अगर कंट्रोल नहीं किया तब पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहने के लिए पहले गरीबी हटाओ, इनइक्वालिटी हटाओ बिटवीन इनकम, वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप बढ़ाओ पीपल के। परफॉर्मेंस अगर आपको पता करना है तो आपको पहले उनकी क्या करनी पड़ेगी, इनकम डिटरमाइन करनी पड़ेगी। इनकम कैसे डिटरमाइन करोगे आप, तो गुड्स को प्रोड्यूस करके डिटरमाइन करोगे, फिर एक पीरियड को दूसरे पीरियड से जब आप कंपेयर करोगे, डिफरेंसेस देखोगे, तब आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। उसके बाद में है आपका स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मीनिंग मैंने आपको बता दिया ये वाला, और लास्ट वाला जो आपको बस लिखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द जनरल प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द कंट्री। बस सो सक्सेसफुली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि मैं आप देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? यहाँ के भी नोट्स देख लो आप। तो यस मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच कि आप इतने लास्ट तक देखे ये वीडियो को और आपने ये सब चीज़ों को लर्न किया है। तो डेफिनेटली अगर आपको और ऐसे सच वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो इफ वी आर सेलिब्रेटिंग दिस दिवाली विथ यू बाय स्टडिंग और बाय रिकॉर्डिंग योर लेक्चर्स, एंड यू आल्सो हैव टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आपने आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाया तो हमारा जो भी एक स्मॉल आपका जो हेल्पिंग जेस्चर होगा ये हम तक पहुंच जाएगा। और प्लीज नीचे कमेंट में डालो कि आपने कितने लोगों को ये वीडियो शेयर किया है। जो भी लकी विनर होगा उससे हम एक गिफ्ट पार्सल करने के लिए भी हम रेडी है, दिवाली का गिफ्ट। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर माइन ऑल्सो कि हमने फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सो यस, प्लीज बताइए नीचे कि कैसा आपको ये लेक्चर लगा, एंड बाय बाय गाइस।